हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, a research report is a formal statement of। so इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट जो होता है, ये कौन सा स्टेटमेंट होता है। रिसर्च रिपोर्ट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या लिखते हो, हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, देखिए, जिससे आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो, रिसर्च रिपोर्ट में क्या करते हो आप, आपका जो पूरा रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च में आप जो भी वर्क करते हो, वो सारे वर्क को आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करते हो। यानी आपने किस तरीके से डेटा कलेक्ट करा, किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम पर सॉल्व करी, किस तरीके से आपने डेटा को एनालाइज करा, किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करा, ये सारी चीजें आपने रिसर्च में जो भी वर्क किया होता है, वो सारा आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में उस वर्क को रिप्रेजेंट करते हो, उस वर्क को बताते हो। तो उसी तरीके से
हम याद रखिएगा रिसर्च रिपोर्ट जो होता है एक पूरा रिसर्च प्रोसेस होता है। जो भी आपने रिसर्च में किया होता है, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम ले डाउन करी होती है, किस तरीके से उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करी होती है, कैसा आपने प्लानिंग करी होती है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। ना कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ आप आपकी प्रॉब्लम लिखते हो, ना कि आप रिसर्च रिपोर्ट में सिर्फ ऐसा बताते हो कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करा, और ना ही सिर्फ आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में ऐसा बताते हो कि आपने किस तरीके से डेटा को एडिट करा, किस तरीके से अनवांटेड डेटा को आपने रिमूव करा, ऐसा भी नहीं बताते हो। बल्कि आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में, जिसमें कि आप आपके रिसर्च का पूरा वर्क बताते हो, तो वो एक रिसर्च का प्रोसेस होता है। रिसर्च के प्रोसेस में आपने जो भी करा होता है, जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम को ले डाउन करी होती है, उस पर किस तरीके से आपने काम करा है, किस तरीके से आपने ऑब्जर्व करा है चीजों को, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करा है, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा है, किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट करा है, वो सारी चीजें आप आपके रिसर्च रिपोर्ट में बताते हो। सो सारे चीजों को हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। सो याद रखिएगा, रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। सो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a 2 into 2 into 2 factorial design has dash independent variables। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा फैक्टोरियल डिजाइन पूछ रहा है, 2 into 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमें ये पता करना है। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। फैक्टोरियल डिजाइन याद रखिएगा जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, यानी दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर आप फैक्टोरियल डिजाइन में स्टडी करते हो। और याद रखिएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं फैक्टोरियल डिजाइन में, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स, और इनके लेवल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ लेवल्स होते हैं, और उन्हीं लेवल को आपको 2 into 2 into 2 फॉर्म में दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3, आपको कितने 2 दिए गए हैं, 3। दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, 3। अब यहाँ पर लेवल किस तरीके से होगा, फर्स्ट वेरिएबल के 2 लेवल्स, सेकेंड वेरिएबल जो होगा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके 2 लेवल्स होंगे, और जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया गया होगा उसके 2 लेवल्स होंगे। सो ये जो दिया गया होता है आपको 2 into 2, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं उनके लेवल्स होते हैं, और ये 2 2 2 ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे कि यहाँ पर 3 आपको 2 दिया गया है, हो सकता है अगर कभी ऐसा पूछा जाए एग्जाम में 2 into 2 into 2 into 2, सो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए आपके पास, 4। तो इस केस में 4 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 2 दिए गए हैं, 2 into 2 into 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं इस स्टडी में, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में फैक्टर्स कहते हैं, इसीलिए इस डिजाइन का नाम हुआ है फैक्टोरियल डिजाइन। तो आपको ये याद रखना है। सबके इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन D3। ओके, नेक्स्ट, if there are 8 categories or classes in a goodness of fit test, what will be the degree of freedom? So इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास 8 क्लासेस है और 8 कैटेगरीज है, कौन से टेस्ट में, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में, जिसे हम काय स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की जगह एग्जाम में काय स्क्वायर टेस्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को काय स्क्वायर टेस्ट भी कहते हैं, सबको याद रखना है। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है, जितने नंबर्स ऑफ आपके क्लासेस होते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ क्लासेस है, ओके, यानी n -1। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो यहाँ पर हमें कितने क्लासेस दिए गए हैं, कितने कैटेगरीज दिए गए हैं, 8। तो 8 - 1 अगर हम करते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 7। तो यहाँ पर जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में जो कैटेगरीज इन्होंने बनाया था 8 कैटेगरीज, और हमें इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया था, यानी फ्रीली हम कितने वेरिएबल्स को मूव कर सकते हैं, कितने वैल्यूज को मूव कर सकते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है कितने हमारे पास फ्रीडम है कि हम चीजों को मूव करें। ओके, सो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पर टोटल जितने आपको क्लासेस दिए गए होंगे -1 होता है इसका फॉर्मूला। टोटल हमें 8 क्लासेस दिए गए थे, 8 कैटेगरीज दिए गए थे, 8 में से अगर हम 1 माइनस करते तो हमें 7 आंसर मिलता है। तो याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, याद रखिएगा, आपका जो डेटा होता है
इस टाइप पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपका जो डेटा होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से आपको फिट करना है, किस तरीके से आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होगा, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का यूज करा जाता है। याद रखिएगा, गुडनेस ऑफ फिट यानी फिट अपना जो डेटा होता है, आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से फिट होना चाहिए, इसीलिए गुडनेस ऑफ फिट का यूज करा जाता है, इस टेस्ट का यूज करा जाता है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विच इज B7। ओके, नेक्स्ट, Which of the following is not covered under intellectual property rights? So इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी क्या होता है कि रिसर्च में किसी रिसर्चर का कुछ आइडिया होता है, उनके थॉट्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट होते हैं, उनका डेटा होता है। ओके, सो उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। जिनका आइडिया होगा, जिन्होंने डेटा को डेवलप करा होगा, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड होती है, उस लैंड का कोई उस प्रॉपर्टी का कोई पर्सन होता है कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करा है, सो उस प्रॉपर्टी के साथ उस पर्सन का नाम जुड़ जाता है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो पर्सन है। ओके, उसी तरीके से रिसर्च में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, यानी जिस पर्सन का यानी जिस रिसर्चर का जो आइडिया होगा, जो उन्होंने डेवलप करा होगा, वो उनके राइट्स होंगे। ओके, सो यहाँ पर उसमें कौन सी चीजें कवर नहीं होती हमें ये पता करना है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स यानी जो भी उस पर्सन के, जो भी उस रिसर्चर के आइडियाज होंगे, जो भी उनके थॉट्स होंगे, वो किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। सो ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। उसी तरीके से पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, जैसे जब भी कोई रिसर्चर न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं, न्यू आइडियाज लेकर आते हैं, सो यहाँ पर क्या करते हैं, वो पहले एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, वो अपने नेम के साथ उस काम को जुड़वा लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी ड्रग पर काम करा है, तो क्या करेंगे वो रिसर्चर, उनके आइडिया को पहले जाकर एक कंपनी के साथ शेयर करेंगे, उसी को हम कहते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स जो होते हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर आते हैं। उसी के साथ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रेडमार्क्स होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट उस कंपनी का। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ट्रेडमार्क्स भी इंक्लूडेड होता है। देन थेसॉरस। थेसॉरस क्या होता है, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर नहीं आता है। थेसॉरस का मतलब होता है, ये एक टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग पता चल जाती है। बहुत फेमस डिक्शनरी है। ओके, सो याद रखिएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में थेसॉरस ये कवर नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं है। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जैसे रिसर्च के क्वेश्चन, जैसे आप जिस चीज पर स्टडी करना चाहते हो, ये हो गया आपके रिसर्च क्वेश्चन। जैसे आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर जो डिसीज है, ओके, जो डिसीज है आपकी, कुछ एक डिसीज है, उसके अगेंस्ट आपको ड्रग फॉर्म करना है। तो ये हो गया आपका रिसर्च क्वेश्चन। आप क्या बताओगे कि इस पर्टिकुलर डिसीज को कौन से ड्रग किल कर सकते हैं आप, ये हो गया आपका रिसर्च का क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि कौन सी ड्रग ये ड्रग पर्टिकुलर जो ड्रग आप यूज कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो कि ये डिसीज को किल करेंगी या फिर नहीं, या फिर ये डिसीज को क्योर करेगी या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, यानी रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, ये इसके आउटकम क्या आने वाले होते हैं उसके आप कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसा सोचोगे कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे सोचूंगी कि इस ड्रग में ना इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस पर्टिकुलर केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरे रिजल्ट सही आए। सो ये क्या है, ये आउटकम को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हो सकता है आ जाए। सो ये भी आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है। उसी तरीके से हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस, यानी आपने आपके रिसर्च में जिन जिन चीजों को लिया है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं, आप ड्रग बनाने के बाद आप क्या करोगे, किसी पर्सन पर अप्लाई कर कर देखोगे कि वो जिस को ड्रग क्योर कर रही है या फिर नहीं, तो आपको किस तरीके से चीजों को यूज करना चाहिए, उसे आप कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो ये भी आपके रिसर्च का एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन ही हो गया। फिर इवेल्युएटिंग ऑफ फेनोमेना, आपने जो भी फेनोमेना पर स्टडी कर रहे हो उसको किस तरीके से
आप इवेल्युएट करोगे, किस तरीके से उसके बारे में आप बताओगे। तो ये भी आप रिसर्च क्वेश्चन हो गया, ये भी रिसर्च क्वेश्चन का एक टाइप हो गया। लेकिन हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ये भी तो हाइपोथेसिस होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है ऑप्शन ए में कि स्टेटमेंट विच इज प्रिडिक्टिंग एन आउटकम, ऐसा नहीं बताया गया, बस बताया गया प्रिडिक्टिंग एन आउटकम। प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि आउटकम क्या आ सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, और वो आपकी रिसर्च के आउटकम्स के बारे में कुछ गेसेस और अजम्पशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस होते हैं ये आपके रिसर्च क्वेश्चन का टाइप नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। सो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो। ओके, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है, फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब। फिर से हम देखते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। सो याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो, और उस डेटा को एनालाइज कर थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को बनाते हो। सो यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो, ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो, तो इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा कि रिसर्च की इवैल्यूएशन पर। रिसर्च में जो भी आप प्रोग्राम्स पर काम करो उसका इवैल्यूएशन पर, पॉलिसीज के इवैल्यूएशन पर, किस तरीके से उस रिसर्च को इवैल्यूएट करा जाए, किस तरीके से उसको स्टार्ट करा जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग दी फैक्ट्स, यानी जो ट्रूथ है उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसके लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का तो यूज नहीं करोगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से ऑप्शन सी, कैटेगराइजिंग डेटा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे में कैटेगराइज कर रहे हो, आप प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, डेटा को एक जगह जमा कर रहे हो। तो सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप थ्योरी कुछ डेवलप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। देन ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, read the statement A and B and choose the correct option. Statement A, variables can be manipulated, controlled or observed by the experimenter. Statement B, variables are not related to theoretical concepts. So इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो स्टेटमेंट ए क्या बता रहा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल्स जो कि वेरी हो सकते हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास चांस होता है कि इसको मैनिपुलेट करे, वेरी कर रहे हैं यानी इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ हेरफेर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं रिसर्चर वेरिएबल्स को, और ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ए जो दिया गया है ये करेक्ट होगा। देन स्टेटमेंट बी आपको क्या बता रहा है, वेरिएबल्स आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या बता रहा है हमें कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होते। नो, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल जो है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाओगे, आप कभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा, वेरिएबल जो होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी जेंडर पर स्टडी करना है, ओके, आप क्या कर रहे हो, जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, सो मेल और फीमेल, तो ये क्या हो गया, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गई है। आप जेंडर पर स्टडी कर रहे हो, सो ये आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए। जेंडर में कौन आता है,
फीमेल या फिर मेल। सो यहाँ पर आप इन चीजों पर स्टडी कर रहे हो, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी करेंगे आप, उनके कुछ में चेंजेस जिस तरीके से आते हैं एज को देखकर, अगर मान लीजिए उस पर स्टडी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स पर स्टडी कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए। सो वेरिएबल जो होते हैं याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं एज वेल एज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी आपके वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ए ट्रू है एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। नेक्स्ट, Which of the following is helpful in determining the sample size? So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन और कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो सैंपल साइज डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। यानी जैसे सैंपल साइज का मतलब क्या होता है, आपको भले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है कि पॉपुलेशन है आपकी, मान लीजिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन है, 1000 पॉपुलेशन में आपके पास 1000 मेंबर्स है। सब क्या करते हो, पूरे 1000 लोगों पर आप स्टडी नहीं करते, बल्कि आप आपका सैंपल चुन लेते हो, यानी पॉपुलेशन में से लोगों को चुन लेते हो, कुछ लोगों को चुन लोगे, ये आपका सैंपल बच जाएगा और इस पर आप आपकी स्टडी परफॉर्म करोगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे पॉपुलेशन आपकी 1000 पॉपुलेशन है, अब आपको चाहिए कि मेरा 40% एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। सो इस केस में कोहेरेंस फॉर्मूला ये आपको मदद करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए। 1000 पॉपुलेशन में है तो आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए, कि आपको 250 सैंपल साइज लेना चाहिए, यानी 250 मेंबर्स को आपके सैंपल्स में आपको इंक्लूड करना चाहिए, या फिर 50। सो ये आपके कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है। सो याद रखिएगा, कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि अगर आप चाहोगे कि इतने % आपके एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो कोहेरेंस फॉर्मूला बताता है कि आपके सैंपल के साइज कितने होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सैंपल साइज सेलेक्ट करने के लिए कोहेरेंस फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। अभी रुसेल्स 2000 इंडेक्स, ये किस चीज में आपके लिए हेल्पफुल करता है, ये स्टॉक मार्केट में, ये आपके जो शेयर मार्केट होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पर ये ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो स्पीयर्समैन फॉर्मूला क्या बताता है कि वेरिएबल जो आपके कैसे रिलेटेड है, वेरिएबल्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो याद रखिएगा, स्पीयर्समैन फॉर्मूला ये आपके वेरिएबल से रिलेटेड, वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन है, वो बताता है आपका स्पीयर्समैन फॉर्मूला। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट, qualitative research helps in the collecting data under dash more situation. सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो, सो वो किस सिचुएशन के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, कि नॉर्मल सिचुएशन में, या फिर एक्सपेरिमेंटल, या फिर आर्टिफिशियल, या फिर नेचुरल कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हम डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड्स यूज करके डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे इंटरव्यू अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, एक्सपर्ट्स को आप इनवाइट करते हो। सो यहाँ पर आप क्या करो, नेचुरल सेटिंग में आप क्या कर रहे हो, नेचुरल सेटिंग में उस एक्सपेरिमेंट्स में, और सॉरी उस इंटरव्यू में आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू जो होगा, आप पहले एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हो। सो वो इंटरव्यू आते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस का वो रिप्लाई करते हो, तो उनके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन रिसर्चर उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर चीजों को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है, ये नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट करा जाता है। सो यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग ये तो कुछ होगा नहीं। सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल तो हो नहीं सकता, क्वालिटेटिव रिसर्च है। सो आपको याद रखना है डायरेक्टली, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंड आर्टिफिशियल, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन हो सकते थे, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल सिचुएशन। सो याद रखिएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आर्टिफिशियल सेटिंग में नहीं कंडक्ट करवाई जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ये नेचुरल सिचुएशन के अंडर में लाई करती है, जिसमें आप डेटा जो कलेक्ट करते हो नेचुरल सेटिंग्स में डेटा कलेक्ट करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल। नेक्स्ट, Which type of research focuses on what will be? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी रिसर्च है जो ये बताती है कि क्या होगा आगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम यही देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे रखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हम मैनिपुलेट करते हैं तो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका अफेक्ट होगा, किस तरीके से आगे होने वाला है, इस चीज को आपको बताता है।
व्हाट विल बी का मतलब होता है आगे क्या होगा, किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ हेरफेर कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेंगे, क्या होगा आगे, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च का यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसे टाइप की रिसर्च होती है जो ये बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हमने एक बार देख लेते हैं। केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी ये बताता है कि आप 4 to 5 लोगों का एक ग्रुप बना लेते हो जिसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में उसमें एनालाइज करते हो, उसके बारे में डिटेल में एग्जामिन करते हो चीजों को, उसके बारे में स्टडी करते हो। सो आप यहाँ पर केस स्टडी का फोकस और मेन एम ये नहीं होता है कि क्या होगा, आप बस चीजों को एग्जामिन करते रहते हो, ये होता है केस स्टडी का मेन एम। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सर्वे। सर्वे क्या होता है? जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म कर आप क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं सर्वे। तो सर्वे भी ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा, सर्वे बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, किस मेथड से कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो क्या बताता है कि आप जो भी सिचुएशन हो जाती है, जो भी सिचुएशन अकर हो जाती है, उसके बाद आप उस चीज पर स्टडी कर लेते हो। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, ओके, फिर उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है किस तरीके से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर या फिर मान लीजिए कोई डिसीज हो गई, जैसे कोविड कोविड डिसीज हो गई, उसके बाद उस पर स्टडी करी गई कि वो डिसीज किस तरीके से आई। ओके, सो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में जो भी पुराने इवेंट्स अकर हो जाते हैं उसके बाद उस पर स्टडी करी जाती है। एक्सपोज फैक्टर ये नहीं बताता है कि आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो बताती है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट, thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.